दोस्तों, आज की मेरी कहानी है नालायक। राधे श्याम जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। आज उनके बेटे बहू की छुट्टी थी, इसीलिए दोनों घर पर ही थे। तभी उनका पोता नीरज दौड़ते हुए आया और उनके साथ बॉल खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद राधे श्याम जी के सुपुत्र राम बाबू आए और नीरज को भीतर जाने के लिए कहकर उनके पास बैठ गए। फिर गंभीर स्वर में कहने लगे, देखिए बाबूजी, हम दोनों ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। घर पर कोई ठीक से आपका ध्यान नहीं रख पाता है। आपकी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तो हर समय कोई न कोई आपके आसपास रहना चाहिए। मेरी पत्नी को अपने काम से बहुत प्यार है और वह आपकी देखभाल नहीं कर सकती। राधे श्याम जी समझ रहे थे कि बेटा क्या कह रहा है, क्योंकि कई दिनों से बेटे बहू के बीच में इस बात को लेकर झड़प चल रही थी। जब से वो यहाँ पर आए थे तब से बहू को उनके लिए 2 रोटी बनाना भी भारी लग रहा था। वह हमेशा उनसे चिढ़ी हुई सी रहती थी। फिर भी राधे श्याम जी ने भरे गले से पूछा, बेटा तू कहना क्या चाहता है, खुलकर बोल। राम बाबू ने नजरें चुराते हुए कहा, देखिए बाबूजी, अब मेरी पत्नी आपके लिए रोटी पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती। राधे श्याम जी यह सुनकर हैरानी से बेटे का चेहरा देखने लगे तो राम बाबू ने झट से कहा, आप अपना जरूरी सामान बांध लीजिए। मैं आपको आज ही बिद्रा आश्रम छोड़ देता हूँ। वहाँ पर आपको समय से खाना पानी मिल जाएगा, हम उम्र लोगों का साथ मिल जाएगा। यह सुनकर राधे श्याम जी की बूढ़ी आंखों में पानी आने लगा। अब वह सोचने लगे कि जब बेटा ही उन्हें साथ में नहीं रखना चाहता है तो फिर मैं किसी पर जबरदस्ती बोझ बनकर तो नहीं रह सकता। उन्होंने बुझे मन से अपना सामान बांध लिया। अब बेटे से नजरें मिलाते हुए न जाने क्यों उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज उनकी परवरिश हार गई। खैर, घर से बाहर निकलते हुए नीरज अपने दादा की उंगलियां थामकर कहने लगा, दादाजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? आप भी तो मेरे बिना खाना नहीं खाते हैं, आपको खाना कौन खिलाएगा? राधे श्याम जी की आंखों से आंसू आने लगे। बहू ने नीरज को खींचकर कहा, चलो मैं तुम्हें नया वीडियो गेम देती हूँ। नीरज रोने लगा, लेकिन किसी ने उसके रुदन पर ध्यान नहीं दिया। राम बाबू ने बड़ी रुखाई से अपने बाबूजी को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जाते जाते राधे श्याम जी ने उनसे वादा लिया कि वह हर हफ्ते नीरज को मिलवाने के लिए लेकर आएंगे। धीरे धीरे नीरज को भी रविवार का इंतजार रहने लगा। रविवार की शाम को वह दादाजी से मिलने के लिए वृद्धा आश्रम जाता था। उसे यह एक खेल की तरह लगता था। वह वहाँ जाता था तो उनके साथ खूब खेलता था, उन्हें खाना भी खिलाता था, फिर अगले हफ्ते का इंतजार करता था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तब उसने एक दिन अपने पापा से सवाल किया कि दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? आपने उन्हें वहाँ रहने के लिए क्यों कहा है? तब राम बाबू ने बड़ी ही गीरता के साथ कहा, बेटा वहाँ पर उनके हम उम्र लोग हैं ना, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन नीरज इतना समझदार हो चुका था कि उसे समझ में आ रहा था कि दादाजी को घर में होना चाहिए ना कि वृद्धा आश्रम में। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करता था। धीरे धीरे राम बाबू ने वृद्धा आश्रम जाना भी छोड़ दिया था। नीरज भी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर चला गया तो वह लंबे समय तक अपने दादाजी से मिल नहीं पाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद नीरज देहरादून में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। जल्द ही उसने खुद के पैसे से लोन लेकर एक घर भी खरीद लिया था। गृह प्रवेश की पूजा में उसके माता पिता भी गए थे और वह लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। जल्द ही नीरज ने अपने ही साथ काम करने वाली वैशाली के साथ शादी की बात की तो बड़ों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी। शादी में राधे श्याम जी भी शामिल होने के लिए आए थे। राम बाबू और उनकी पत्नी उनसे मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन नीरज अपने दादाजी के साथ बहुत खुश था। 3 साल और बीत गए। अब नीरज का 1-2 साल का बेटा भी था जो अपने दादा दादी की आंखों का तारा था। जब भी छुट्टी में वह घर आते थे तो पूरा घर गुलजार हो जाता था। इस बीच एक दिन खबर मिली कि नीरज की माँ का स्वर्गवास हो गया है। नीरज दुखी मन से घर आया। अब राम बाबू अकेले रह गए थे। बेटा तो 13वीं के बाद चला गया, लेकिन राम बाबू को अकेले अच्छा नहीं लगता था। घर में हर सुख सुविधा होने के बावजूद उन्हें किसी अपने की कमी महसूस हो रही थी। तो वह बेटे से कहने लगे कि बेटा मुझे अकेलेपन में घबराहट होती है, मुझे तेरे पास आना है। एक दिन नीरज घर आया
और कहने लगा, चलिए पापा, मेरे साथ चलिए। आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है ना? मैं अब आपका अकेलापन दूर कर दूंगा। राम बाबू खुश हो गए और बहुत सारा सामान समेटने लगे। तब उनका बेटा नजरें चुराते हुए बोला, पापा, अभी आप इतना सारा सामान लेकर मत चलिए। राम बाबू बेटे के नए घर में जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन 4 घंटे के सफर के बाद जब वो कार से उतरे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो बेटे का घर नहीं बल्कि एक बड़ा सा वृद्धा आश्रम था। उन्होंने तुरंत ही पलटकर पूछा, बेटा, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? तुझे यहाँ पर कोई काम है क्या? नीरज दूसरी ओर देखते हुए बोला, नहीं बाबूजी, मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। बात दरअसल यह है कि अब आपको यहीं रहना होगा। यह सुनकर राम बाबू की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कहने लगे, यह तू क्या बकवास कर रहा है बेटा? मुझे घर में अकेलापन लग रहा था, इसीलिए मैं तेरे साथ रहना चाहता था। मुझे रहने की जगह की कमी नहीं है जो मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में रहूंगा। वह कहने लगा, नहीं पापा, मैं चाहता हूँ कि आप भी वृद्धा आश्रम में रहिए। आपको भी यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग मिलेंगे, उनका साथ मिलेगा। घर पर आप अकेले क्या करेंगे? और मेरे घर पर भी आप आएंगे तो मैं तो दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता हूँ। मेरी पत्नी भी काम करती है, उसे भी ज्यादा समय नहीं मिलता है। ऐसे में आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, बस वृद्धा आश्रम में ही अच्छा लगेगा। जिस तरह आपने दादाजी को वृद्धा आश्रम भेजा था, उसी तरह अब वृद्धा आश्रम जाने की बारी आपकी है। जरा आप भी तो देखिए कि वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को कितना मजा आता है। यह सुनकर राम बाबू के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वह कहने लगे, बेटा, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही वहाँ से वापस जाने लगे तो उनका बेटा कहने लगा, ठीक है, आप घर चले जाइए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने खींचकर अपने बाबूजी को कार में बैठाया और पलक झपकते ही कार आगे बढ़ा दी। राम बाबू हक्के बक्के रह गए कि आज उनका बेटा उन्हें कौन कौन सा रूप दिखा रहा है। फिर भी वह सोच रहे थे कि हमारे पास किस चीज की कमी है। रुपए पैसे भी है ही, घर भी है ही, तो मैं आराम से अकेले अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मुझे वृद्धा आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उनके मन में एक विचार ये भी आ रहा था कि सब कुछ होने के बावजूद मुझे घर में कितना अकेलापन महसूस होता है। मैं तो सोच रहा था कि बेटे बहू के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा, पोते के साथ थोड़ा मन बहला लूंगा, लेकिन यहाँ लोग तो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब उनके पास अकेलेपन को चुनने के अलावा और कोई रास्ता भी कहाँ था। वैसे भी वह वृद्धा आश्रम में रहने के ख्याल मात्र से ही कांप उठे। वहाँ पर घर जैसी आजादी कहाँ होगी, वहाँ पर अकेलेपन का एहसास कहाँ होगा। हर बात में तो यह एहसास ही होगा कि हम किसी और की जगह में रह रहे हैं। उनकी आंखों से पल पल आंसू बह रहे थे। उन्हें ज्यादा गुस्सा आया तो था, लेकिन अब उन्हें अपने बाबूजी की दशा के बारे में सोचकर रोना आ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने बाबूजी को वृद्धा आश्रम में ले जाकर पटक दिया था। उन्हें भी सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा होगा। उन्होंने इतने सारे लोग के बीच सामंजस्य बिठाकर रहना सीखा होगा। वह अपने कमरे की खुशबू को याद करते हुए अपनी चीजों को अपने आसपास देखना चाहते होंगे। लेकिन वृद्धा आश्रम के एक कमरे में जहाँ 3-4 बुजुर्ग एक साथ रहते हैं, वहाँ तो बस इंसान ऐसे ही रह सकता है जैसे वह बस कुछ दिनों का मेहमान हो। अपनों का रूखापन उनके जीवन से जीने की सारी ऊर्जा ही सोख लेती है। यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि बेटे ने एक घर के सामने जाकर कार रोक दी। वह सोचने लगे कि अरे, यह तो बेटे का घर है। सामने गार्डन में उनका पोता चिंटू खेल रहा था। अपने दादाजी को देखते ही वह दौड़कर उनके पास आया और जैसे ही वह कार से उतरे वह उनसे लिपट गया। चिंटू उनकी उंगलियां थामकर अपने घर के भीतर ले जाने लगा। राम बाबू चुपचाप उसके साथ स्नेह की डोर से बंधे हुए खींचे चले जा रहे थे। बेटे ने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात कहकर ऐसा झटका दे दिया था कि अब वह खुशी के पल को भरपूर जी भी नहीं पा रहे थे। अचानक ही बरामदे पर पहुंचते ही उनकी नजर ठहर गई
और उन्हें तेज झटका लगा, क्योंकि बारांदे पर उनके बाबूजी राधे श्याम जी बैठकर संतरा खा रहे थे। अपने नालायक बेटे को सामने देखकर उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। अब राम बाबू के भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपने बाबूजी के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको वृद्धा आश्रम भेज दिया था, जिस वक्त पर मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए थी, आपको प्यार दुलार देना चाहिए था, आपका सम्मान करना चाहिए था, आपकी सेवा करनी चाहिए थी। उस वक्त मैंने आपको बोझ, कमजोर और बेकार समझकर आपसे पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन मैं बड़ा गलत कर रहा था। हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए आता था, उसने अपना बड़प्पन समझता था। मैं वृद्धा आश्रम में कुछ रुपए फेंक देता था और सोचता था कि मैं अपने बाबूजी के प्रति हर फर्ज निभा रहा हूँ, लेकिन बुजुर्गों को अपनापन चाहिए। उन्हें भी तो एक उम्मीद होती है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनके साथ प्यार से रहेंगे, लेकिन मैंने आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। आज मेरे बेटे ने जब मुझे वृद्धा आश्रम का दरवाजा दिखाया, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं वृद्धा आश्रम में रहने के ख्याल मात्र से ही कांप उठा। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगे तो राधे श्याम जी का मन पिघल गया। उन्होंने अपने पोते नीरज की ओर देखा। नीरज ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है उठ, अब रो मत। क्या बच्चों की तरह रो रहा है? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। वक्त के साथ शायद मेरी नाराजगी कम हो जाए, लेकिन मेरे पोते ने जो किया उसके लिए तू यह मत सोचना कि मेरा पोता नालायक है। अरे वह तो बस तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। तुझे यहाँ रहना है तो यहाँ रह, नहीं तो तुझे अपने घर में रहना है तो अपने घर में रहे। तू जहाँ चाहे रह सकता है। नीरज अपने पिता के पास आया और कहने लगा, बाबूजी, शुरुआत में मैं जब छोटा था तब दादाजी से मिलने के लिए जाता था तो मैं बड़ा उत्साहित रहता था। मुझे यह सब एक खेल की तरह लगता था कि हम हर हफ्ते दादाजी के पास जाते हैं, फिर मैं उनके हाथों से खाना खाता हूँ, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मुझे एहसास हुआ कि दादू हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते, तो मैंने आप लोगों से सवाल किया था। तब आपने मुझे यह कहकर चुप करा दिया था कि वहाँ पर दादाजी अपने हमउम्र लोगों के साथ ज्यादा खुश रहेंगे बेटा। लेकिन मुझे उस वक्त तक समझ में आने लगा था कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया था कि भविष्य में मैं जब अपने दम पर जीवन बिताने के लायक हो जाऊंगा तो अपने दादाजी को अपने साथ रखूंगा। इसीलिए मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा और जल्द ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने लोन लेकर सबसे पहले यह घर खरीदा और अपने दादाजी को चुपचाप अपने पास लाकर रखने लगा। वक्त के साथ तो आप वृद्धा आश्रम भी जाना छोड़ चुके थे, इसीलिए आपको पता ही नहीं चला कि कब मैं दादाजी को यहाँ पर लेकर आ गया। मेरी शादी में भी यह शामिल होने के लिए आए थे तो यह वृद्धा आश्रम से नहीं बल्कि मेरे पास से ही आए थे। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि मैं आपको आपकी गलती का एहसास दिला सकूं, जबकि आप मेरे साथ रहने की बात करें और मैं आपको वृद्धा आश्रम के दरवाजे तक छोड़ सकूं। और संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि माँ इस दुनिया से चली गई। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी इस दुनिया से चली जाएंगी। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप पूरे सम्मान के साथ हमारे साथ रह सकते हैं। राम बाबू अपना आंसू पोंछते हुए बोले कि इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो जाए, उसे अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, वरना मेरी जैसी हालत किसी की भी हो सकती है। खैर राम बाबू के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अकेलापन बहुत खराब चीज होती है। इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन बुढ़ापे में जब अकेलापन उसे सताता है, ऐसे समय में उसके सच्चे रिश्ते ही काम आते हैं। इसीलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखी ना हो और हमारे आपसी रिश्ते हमेशा
हमेशा मजबूत बने रहें। दोस्तों, आज राम बाबू बहुत खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके पिताजी ने आज उन्हें माफ कर दिया था। नीरज ने अपने पिता को अपने घर में रहने की जगह दे दी थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि नीरज जैसा बेटा हर माता पिता को नसीब हो। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।